हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है संगम काल, संगम पीरियड। इसे संगम एज के नाम से भी जाना जाता है। आप हेडिंग डाल लेंगे, अपना कॉपी पेन उठाइए। बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव कमेंट होते हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। इसलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो हेडिंग डाल ही लिया होगा आप लोगों ने, संगम काल, संगम पीरियड या संगम एज के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा या फिर इतिहास के स्टूडेंट रहे होंगे अपने कॉलेज टाइम पर, उन्हें पता ही होगा संगम काल के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। और जिन्हें नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं कि संगम काल के अंतर्गत हम दक्षिण भारत के क्षेत्रों में साम्राज्य स्थापित करने वाले राजवंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने दक्षिण भारत के एरिया में अपना साम्राज्य या अपना शासन चलाया था। अब तक हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को जितना भी जाना, जितना भी अध्ययन किया, उसके बारे में जितना भी पढ़ा दोस्तों, हमने अब तक नॉर्थ इंडिया अर्थात उत्तर भारत के बारे में ही बात की थी। उत्तर भारत की डायनेस्टीज या उनके एम्पायर के बारे में चर्चा की थी अब तक, ठीक है। हमने अब तक दक्षिण भारत के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा नहीं की है। तो संगम काल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में गुप्तोत्तर काल में भी कुछ राजवंश आए थे दक्षिण भारत में, शक्तिशाली, यहाँ पे केंद्रीकृत शासन की स्थापना हो गई थी गुप्तोत्तर काल में। मैंने चर्चा भी की इस बात की, तो उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो संगम काल आपने हेडिंग डाल लिया होगा। इसका टाइम पीरियड लिखेंगे कि कब से कब तक रहा संगम काल। तो 200 ईस्वी पूर्व, 200 ईसा पूर्व, देखिए काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया था। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, ठीक है। नोट डाउन किया आपने। टाइम पीरियड क्या लिखेंगे इसका, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो समय था वो संगम काल कहलाया जाता है। और इस काल के अंतर्गत दक्षिण भारत के राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया था। काफी लंबा टाइम है। अब दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड है ये आपको किस समय की याद दिलाता है। आप लोगों ने, हमने काफी विस्तृत रूप से चर्चा की है उत्तर भारत में। आपको पता ही होगा कि इस समय पर उत्तर भारत में क्या चल रहा है। और यदि नहीं पता है तो अपने कॉपी के पन्ने पलटिए, अपने नोट्स के पन्ने पलटिए और देखिए कि उस समय यहाँ पर क्या चल रहा था। जिस समय दक्षिण भारत में संगम काल या संगम युग चल रहा था, उस समय उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौर्य वंश का पतन हो चुका था और मौर्योत्तर काल आ गया था। कौन सा काल चल रहा था, यहां पर चल रहा था आपका मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, ठीक है। और उसी समय यहां पर क्या चल रहा था, यहां पे चल रहा था संगम काल, ठीक है। ये कंडीशंस थी जब हमने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा था। मौर्योत्तर काल के बारे में जो जो शासक आए थे, जो विदेशी शासक आए थे, ब्राह्मण शासक आए थे, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। उस समय दक्षिण भारत में संगम काल के अंतर्गत आने वाले राजवंश, जिनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। मौर्योत्तर काल में कौन कौन से आपको मैंने बताया था, विदेशी शासक आए थे इस समय पर। जैसे ही मौर्य वंश का पतन होता है, नॉर्थ इंडिया के इस भूभाग पर विदेशी शासक आ जाते हैं। एक फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है शासक। और जो इंडिया के थे, जो भारत के थे, वे ब्राह्मण शासक, ठीक है। इनका शासन हुआ करता था, ब्राह्मण शासक। अब आपको सब कुछ याद भी आ जाएगा। विदेशी शासक, जिनमें प्रमुख शासक कौन कौन से हुए जिन्होंने भारतीय भूमि पे अपना साम्राज्य विस्तारित किया था, तो वे विदेशी शासक थे हिंद यूनानी। देखिए एक साइड में बॉक्स बनाइए, नोट करके ये वाली चीज़ें भी लिख लीजिए, ताकि आपको जब आप पढ़ें संगम काल को तो आपको पन्ने पलटने ना पड़े और आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाए उसी टाइम पे, एट अ टाइम, ठीक है। तो विदेशी शासक तो कौन कौन से थे विदेशी शासक, हिंद यूनानी आए थे, शक जिन्हें सीथियन कहा था हमने उस टाइम पे, सीथियन नाम से भी इन्हें जाना जाता है, सीथियन आए थे, कुषाण आए थे, ठीक है। पहलव आए थे, पार्थियन जिन्हें कहा जाता था। ब्राह्मण शासक में सुंग वंश हुआ, कण्व वंश हुआ
और इधर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। इन साम्राज्यों का बारी बारी से क्रमबद्ध रूप से क्या हो रहा था, शासन हो रहा था उत्तर भारत के क्षेत्रों में। उसी समय दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था। जब हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, हिंद यूनानी शासकों के बारे में, शक शासकों के बारे में, कुषाण शासकों के बारे में, शुंग, कण्व और सातवाहन वंश के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, उस समय संगम काल में कुछ साम्राज्य यहाँ पर शासन कर रहे थे। हमने दक्षिण भारत के बारे में उस समय पर अध्ययन नहीं किया था। मतलब मैं किस समय की बात कर रही हूँ, मैं मौर्योत्तर काल की बात कर रही हूँ। मौर्योत्तर काल की दक्षिण भारत में उस समय क्या चल रहा था, इस बारे में हम संगम काल में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से, बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी। आपने इतना नोट डाउन कर लिया कि मौर्योत्तर काल, संगम काल, इस टाइम पे संगम काल में कौन कौन से शासक हुए थे, तो यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्र में चोल, चेर और पांडे, इन राजवंशों का शासन हुआ करता था। ठीक है, जब यहाँ पर विदेशी शासक, हिंद यूनानी शासक, शक शासक, कुषाण या ब्राह्मण शासकों के अंतर्गत शुंग वंश या फिर सातवाहन वंश, कण्व वंश का शासन था नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, उस टाइम पे साउथ इंडिया में संगम काल के अंतर्गत चोल, चेर और पांडेय राजवंशों का उदय हो गया था। जैसे कि यहाँ ये जो एरिया है कर्नाटक वाला, वर्तमान कर्नाटक राज्य, वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य और वर्तमान तमिलनाडु राज्य, यहाँ पर ये शासन किया करते थे। तो देखिए कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे चोल थे, चोल राजवंश। तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर था आपका पांडेय वंश। ठीक है, पांडेय डायनेस्टी थी। और उससे ऊपर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपके थे चेर। तो ये कुछ ऐसे राजवंशों की स्थिति थी दक्षिण भारत में। ठीक है, कौन कौन से थे संगम काल के अंतर्गत, याद रखेंगे आप, चोल राजवंश, चेर राजवंश और पांडेय राजवंश हुआ करता था। आई होप आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये मैप भी बना लेंगे दोस्तों, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। संगम काल के बारे में ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। प्रमुख राजवंश कौन कौन से हुए, इस काल में? तो संगम काल में प्रमुख राजवंश हुए चोल, जिन्हें अभी हमने देखा, चोल, पांडे और चेर। ठीक है, ये राजवंश हुए। इन तीनों राजवंशों में से भी जो पांडे राजवंश है फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगम काल के अंतर्गत जितनी भी गोष्ठियां हुई थी, जितने भी सभाएं हुई थी, वो पांड्य साम्राज्य के संरक्षण में हुई थी, इनकी मौजूदगी में हुई थी, इनके शासनकाल में हुई थी, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, इनके ये क्या थे, ये संचालन करता थे उन गोष्ठियों के, उन सभाओं के। अब फ्रेंड्स संगम काल क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। संगम क्या है? तो प्राचीन काल में क्या होता था दोस्तों, दक्षिण भारत के क्षेत्र में, दक्षिण भारत के एरिया में क्या होता था कि जो तमिल कवि थे, तमिल साहित्यकार थे और विद्वान थे, वे आपस में बैठकर सभा आयोजित करते थे और वहाँ पर मुख्य विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। ठीक है, विचार विमर्श करने के दौरान वे कुछ लेख भी लिखते थे, कुछ साहित्य या ग्रंथों की रचना भी करते थे। तो ये जो गोष्ठियाँ थी, ये जो सभाएं थी, जो तमिल साहित्यकार, क्योंकि यहाँ ये जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है ना फ्रेंड्स, यहाँ से कई साहित्य मिले, कई ग्रंथ मिले हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये लोग, इनकी रुचि थी, ये कभी भी जो भी चीज़ करते थे या विचार विमर्श करते थे तो उन्हें साहित्यों के रूप में लिख लिया करते थे, इसीलिए इतने सारे साक्ष्य हैं यहाँ पर। तमिल साहित्यकार व कवि तथा विद्वान मिलकर क्या किया करते थे, मिलकर महत्वपूर्ण विषयों पर
विचार विमर्श किया करते थे। विचार विमर्श। तो साथ में बैठ रहे हैं इसीलिए इन्होंने क्या नाम दे दिया, उसका संगम नाम दे दिया। विचार विमर्श किया करते थे, पूरा लिखेंगे आप। इन सभाओं को या गोष्ठियों को, गोष्ठियां ये वर्ड भी लिखेंगे आप। इन सभाओं को, गोष्ठियों को क्या कहा जाता था? संगम कहा जाता था। संगम कहा जाता था। तो ये संगम हो गया, आपको समझ में आ गया होगा संगम युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें होती थी। क्या होता था कि कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, कोई भी महत्वपूर्ण विषय थे, सब्जेक्ट्स थे, उन पर क्या होता था, तमिल साहित्यकार या कवि तथा विद्वान आपस में मिलकर विचार विमर्श किया करते थे बैठकर, ठीक है, सभा के रूप में। इसीलिए उन सभाओं, उन गोष्ठियों को संगम नाम दिया गया। और इस दौरान, इन सभाओं के दौरान, इन गोष्ठियों के दौरान जो साहित्य लिखे जाते थे, जो रचनाएं की जाती थी, उन्हें संगम साहित्य कहा गया। और इस दौरान जो भी साहित्य रचनाएं लिखे जाते थे, रचनाएं लिखी जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें संगम साहित्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संगम साहित्य। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। संगम क्या है? संगम तमिल साहित्यकार या कवि तथा विद्वानों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर किए जाने वाले विचार विमर्श को संगम कहा गया। ठीक है, उन सभाओं को, उन गोष्ठियों को, और उन विचार विमर्श के दौरान जो साहित्य या जो रचनाएं लिखी गई थी, उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिए। अब ये जो संगम सभाएं हुई थी, जो गोष्ठियां आयोजित की गई थी, इनके प्रमुख आयोजककर्ता कौन थे? कौन सा राजवंश करवा रहा था? तो पांडे। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौन करवा रहा था? पांडे साम्राज्य के अंतर्गत ये सब आयोजित हो रहे थे। अब इनका आयोजन किस टाइम पे हुआ था? तो 100 ईस्वी से लगाकर 250 ईस्वी तक इन गोष्ठियों या इन सभाओं का आयोजन हुआ। क्या टाइम पीरियड है? 100 से 250 ईस्वी तक, लगभग आप देख लीजिए कितना, 150 ईयर तक, 150 वर्षों तक ये संगम सभाएं चली, ये संगम साहित्य लिखे गए। वर्षों की संख्या कितनी है? 150 वर्षों तक, लगभग काफी लंबा टाइम है इनका भी। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, पांड्य राजवंश के द्वारा 3 प्रमुख संगम सभाओं का आयोजन किया गया। कितनी? 3 संगम सभाओं का। ठीक है, 3 संगम सभाओं का या गोष्ठियों का आयोजन किया गया। पूछा जाता है एग्जाम में, तो गोष्ठियों का आयोजन। ठीक है, कितनी की गई संख्या पूछी जाती है, तो 3 संगम सभाओं का आयोजन किया गया था। किन्होंने करवाया था? पांड्य राजवंश या पांड्य साम्राज्य के शासकों द्वारा। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी सभा थी। तो आप एक चार्ट बनाएंगे, यहां हम एक चार्ट बनाने वाले हैं। केंद्र, अध्यक्ष, ऐसे लिखेंगे। जैसे बौद्ध संगति में हमने नहीं देखा था दोस्तों, बस ऐसे ही इन्हें भी पढ़ना है हमें। तो केंद्र, अध्यक्ष और संरक्षक, इनके संरक्षण में ये आयोजित की गई थी। ठीक है, संरक्षक यहाँ पे भी डाल देंगे। आप लिखेंगे यहाँ प्रथम संगम सभा, द्वितीय संगम सभा और तृतीय संगम सभा, ऐसे पूरा लिखेंगे। प्रथम
आप पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिख देती हूँ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आइए बारी बारी से देख लेते हैं इन्हें। ऐसे करके पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। आपको ऐसे नहीं पढ़ना बारी बारी से चीज़ें, है ना। पहली जो संगम सभा हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो तमिलनाडु में मदुरै नामक एक एरिया है, वहाँ पर हुई थी। मदुरै में हुई थी। उसका केंद्र क्या था पहली का, मदुरै। देखिए आपको फटाफट यही चीज़ें भी याद भी हो जाएगी इजीली। मदुरै पहली। जो द्वितीय नंबर की या दूसरे नंबर की संगम सभा थी वो कहाँ आयोजित की गई थी, तो उसका आयोजन कपाटपुरम नामक स्थान पर हुआ था। कपाटपुरम। अब देखो दोस्तों, जो हमने क्या देखा था अभी मैप में, जो पांड्य साम्राज्य था उसका मुख्य शासन कहाँ पे था, तमिलनाडु वाले एरिया में था। तो ये जितने भी क्षेत्र है ना, ये सारे तमिलनाडु, वर्तमान तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। कपाटपुरम चूंकि पांड्य राजवंश ने ही आयोजित करवाए हैं तो उसी एरिया में करवाएंगे, सीधी सिंपल सी बात है। मदुरै, कपाटपुरम, इसे अलवे भी कहा जाता है, अलवे, ठीक है। और ये जो थर्ड वाली हुई थी ये भी मदुरै में हुई थी, लेकिन मदुरै का कह सकते हैं उत्तरी मदुरै में हुई थी, है ना, ऊपर वाले क्षेत्र में, नॉर्थ मदुरै में, उत्तरी। तो कहाँ कहाँ हुई थी ये संगम सभाएं, तो 3 क्षेत्र हैं इसके, मदुरै, कपाटपुरम जिसे अलवे कहा जाता है, और उत्तरी मदुरै। मदुरै भी लिख सकते हैं, उत्तरी मदुरै आप याद रखिएगा। जो फर्स्ट वाली जो हुई थी आपकी संगम सभा, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे आपके अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि, ठीक है। दूसरी संगम सभा के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि, 2 हुए थे इनके अध्यक्ष। अगस्त्य ऋषि तो थे ही, साथ ही इन्हीं के एक शिष्य थे, उनका नाम था तोकला पियर। टफ नाम है लेकिन बार बार रीड करेंगे तो आ जाएंगे समझ में, क्योंकि क्या है, ये जो साउथ इंडियंस नेम होते हैं थोड़े से टफ होते हैं, बिल्कुल अलग कल्चर होता है इनका। आपने देखी होगी, अगर मैक्सिमम साउथ इंडियन मूवीज़ देखी होगी तो आपको थोड़ा बहुत इनका कल्चर डिफरेंट लगा होगा। नॉर्थ इंडिया से काफ़ी डिफरेंट होता है साउथ इंडिया का कल्चर। अगस्त्य ऋषि और इन्हीं के शिष्य एक और थे, उनका नाम था तोकला पियर। तोकला पियर, ठीक है। ये अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे। और जो थर्ड वाली संगम सभा हुई थी उनके अध्यक्ष कौन थे, तो उनके अध्यक्ष का नाम लिखेंगे आप नक्कीरर। क्या नाम था, नक्कीरर। नक्कीरर उनका नाम था। फिर से लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से, क्योंकि नाम थोड़े से ना टफ है, और थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आप लोग गलत लिख लेंगे। नक्कीरर, ठीक है। तो कौन कौन हो गए अध्यक्ष, पहली जो संगम सभा थी उसके अध्यक्ष थे आपके अगस्त्य ऋषि, द्वितीय के थे अगस्त्य ऋषि और तोकला पियर, और तीसरी संगम सभा हुई थी उसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। अब संरक्षण, तो संरक्षक आपको पता ही है कि तीनों जो सभाएं थी, जो तीनों संगम सभाएं हुई थी, उनके संरक्षक पांड्य राजवंश ही हुए। तो तीनों में आप क्या लिखेंगे, पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश इसके अंतर्गत आयोजित करवाई गई थी, तो ये संरक्षक थे। यहाँ पे भी पांड्य राजवंश और यहाँ पे भी पांड्य राजवंश। तो ये कुछ थी संगम सभाएं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन। तो इन तीनों संगम सभाओं का आयोजन पांड्य राजवंश के अंतर्गत इनके संरक्षण में किया गया था, जिसमें पहली संगम सभा मदुरै में हुई थी, द्वितीय कपाटपुरम अलवे में हुई थी और तीसरी भी मदुरै में होती है। जो पहली संगम सभा थी उनके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि, द्वितीय के अगस्त्य ऋषि और उन्हीं के शिष्य तोकला पियर, और जो तीसरी बौद्ध संगति बोल रही हूँ दोस्तों, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे संगम सभा की बात हो रही। तो जो तीसरी संगम सभा है उनके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, नक्कीरर थे। और ये संरक्षणकर्ता की बात आएगी तो पांड्य राजवंश। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
और यदि नहीं किया तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए। नाम बिल्कुल सही लिखेंगे, टफ है लेकिन आप बार बार इन्हें रिकॉल करेंगे, बार बार मुंह पर आ जाएंगे ना तो याद हो जाएंगे सारे नाम। अब दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगति उसके बारे में आप लिखेंगे, जिसे आपने पूरा चार्ट बना लिया। यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड है ये पूरा सफिशिएंट नहीं है, छोटा है, तो आपने जैसे पूरा चार्ट बनाया उसके बाद में नीचे एरो करके ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति थी उसके बारे में हमने देखा, सारे संरक्षक वगैरह, उसके नीचे एरो बना के आप लिख लेंगे कि इस संगम सभा में किसी भी प्रकार के साहित्य की उपलब्धि नहीं है, ठीक है। इस संगम सभा मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि जितनी भी संगम सभाएं हुई थी वहाँ पे विचार विमर्श होता था और उनके बारे में साहित्य या रचनाएं लिखी जाती थी, लेकिन जो प्रथम संगम सभा है वहाँ की कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है, साहित्य उपलब्ध नहीं है। अब या तो वो नष्ट हो गए होंगे या फिर लिखे ही नहीं गए होंगे, दोनों रीजंस हो सकते हैं। नहीं, द्वितीय जो संगम सभा हुई थी उसके नीचे आप लिखेंगे कि तोकलापियर द्वारा यहाँ पर एक साहित्य लिखा गया था। तोकलापियर जो कि अगस्त्य ऋषि और तोकलापियर जो उनके शिष्य थे उनकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तोकलापियर जो अगस्त्य ऋषि के बाद में इस संगम सभा के अध्यक्ष बनते हैं। तोकलापियर की एक रचना लिखी गई है इस संगम अर्थात संगम साहित्य एक लिखा गया है इस संगम सभा में, उसका नाम है तोकलापियम, ठीक है। बिल्कुल इनके नाम से मिलता जुलता है, केवल यहाँ पे र है और यहाँ पे म हो गया। कौन सा संगम साहित्य इन्होंने लिखा था? तो इन्होंने लिखा था तोकलापियम। किसके द्वारा रचित था? तोकलापियर के द्वारा रचित था। और कब? जब द्वितीय संगम सभा आयोजित की गई थी। अब तोकलापियम ये जो साहित्य है संगम साहित्य, ये क्या है? ये एक संगम साहित्य है, संगम साहित्य। रचनाकार कौन है? तोकलापियर। बार बार लिखेंगे दोस्तों ये नाम है ना, ताकि याद हो जाए आपको यहीं पर। ये रचनाकार हुए तोकलापियर, रचनाकार। सूत्र शैली में लिखा गया है साहित्य। तो कौन सी शैली में लिखा गया है? सूत्र शैली में। सूत्र शैली में लिखा गया है। शैली कौन सी थी इसकी? इसकी शैली है सूत्र शैली। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे तोकलापियम इस साहित्य के बारे में, संगम साहित्य के बारे में, कि इसके बारे में इसमें क्या चर्चा की गई? तो इसमें व्याकरण के बारे में बताया गया है, ठीक है। व्याकरण के नियम लिखे गए हैं इस संगम साहित्य के अंतर्गत। तो ये सारी बातें हो गई आपकी द्वितीय संगम सभा के बारे में। जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिए हैं उसके बारे में। अब आते हैं हम अपने तृतीय संगम सभा की ओर। तृतीय संगम सभा, तो इसमें इसके नीचे आप लिखेंगे कि इस सभा में कई सारे साहित्यों की रचना की गई थी, ठीक है। साहित्यों की रचना की गई, ठीक है। कौन सी? तीसरी संगम सभा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। कौन थे? नक्कीरर। उनके अध्यक्षता में और पांड्य राजवंश के संरक्षणकर्ता या उनके संरक्षण में इस सभा के अंतर्गत कई सारे संगम साहित्यों की रचना की गई थी। कई सारे साहित्यों की जगह आप क्या लिखेंगे? कई सारे संगम साहित्य। देखिए पूरा गोल गोल घुमा दिया आपने, है ना मुझे। ठीक है, ये हो गई आपके थोड़ी सी चर्चा संगम सभा के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर जो तृतीय संगम सभा हुई थी, यहाँ के सारे साहित्यों के बारे में नहीं देखना है, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण साहित्य की रचना हुई थी उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, तीसरी संगम सभा में कुराल नामक संगम साहित्य की रचना की गई थी। कुराल, क्या नाम है? कुराल। कुराल नामक संगम साहित्य की रचना की गई थी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके रचनाकार कौन हुए? तो कुराल के रचनाकार इस संगम साहित्य के रचनाकार हुए तिरुवल्लुवर।
ये हुए इनके रचनाकार। ठीक है, इनके रचनाकार का नाम क्या है? इनके रचनाकार का नाम है तिरुवल्लुवर। पूछा जाता है ये भी एग्जाम में। कुराल जो ये संगम साहित्य है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तमिल साहित्य में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो तमिल साहित्य में इसे तमिल साहित्य में इसे बाइबल, तमिल साहित्य का बाइबल, तमिल साहित्य में नहीं, तमिल साहित्य का इसे बाइबल या पंचम वेद, देखो 4 वेद तो हमने पढ़े हैं, इन्हें इसे पंचम वेद की भी पोजीशन दी गई थी। इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण इसे माना जाता था। तो तमिल साहित्य का इसे बाइबल या पंचम वेद कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है ये वाली, कि तमिल साहित्य में कौन सा ऐसा संगम साहित्य या कौन सा ऐसा साहित्य है जिसे पंचम वेद कहा गया है? तो कुराल संगम साहित्य है जिसे पंचम वेद कहा गया है। या बाइबिल, किसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है? तो कुराल संगम साहित्य को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था संगम साहित्य, जो कि तृतीय संगम सभा में लिखा गया था, कुराल। अब दोस्तों, संगम काल में कुछ महाकाव्यों की भी रचनाएं हुई थी। वे महाकाव्य देख लेते हैं हम। तो 5 महाकाव्यों की रचनाएं होती है संगम काल के दौरान, जिनमें से 3 ही हमें प्राप्त है, 3 की ही उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है, 3 ही उपलब्ध हुए हैं। तो 3 महाकाव्यों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से महाकाव्य। आप हेडिंग डाल लेंगे संगम साहित्य में रचित महाकाव्य। क्या लिखेंगे आप? संगम साहित्य में रचित, संगम साहित्य में रचित महाकाव्य। कौन कौन से महाकाव्य हुए? यहाँ पे आप लिखेंगे महाकाव्य और यहाँ पर लिखेंगे रचनाकार। ठीक है, तो देख लेते हैं 3 हुए हैं, मतलब 5 लिखे गए थे महाकाव्य, लेकिन 3 ही उपलब्ध है और 3 के बारे में पूछा जाता है। महाकाव्य, उसमें लिखेंगे आप शिल्पादिकारम। दूसरा हो जाएगा मणिमेखले, मणिमेखले। तीसरा महाकाव्य जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि पूरा नाम लिखेंगे। तो कौन कौन से हुए महाकाव्य? शिल्पादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। कौन कौन से हुए? फिर से आप पढ़ेंगे, शिल्पादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। अब देख लेते हैं इनके रचनाकार कौन कौन थे। तो शिल्पादिकारम की रचना किसने की थी? इंगालो ने की थी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है इंगालो। काफ़ी अटपटे नाम है, लेकिन ठीक है, पढ़ना तो पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ करके दिखाना है। तो ये सारे छोटे छोटे हर्डल्स हैं, ये नाम तो है ना। शिल्पादिकारम इंगालो ने लिखा है। मणिमेखले किसके द्वारा लिखा गया है? तो सितलेई सत्तारम। ठीक है, सितलेई सत्तारम के द्वारा लिखा गया है। मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तिरुतक देवर। ठीक है, तिरुतक देवर के द्वारा लिखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संगम काल में पूछा जाता है महाकाव्यों के बारे में। और जब नहीं पढ़कर जाते हैं तो ये नाम इतने अजीब से लगते हैं, ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में तो ये सब कुछ था ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है ये सब चीज़ें। लेकिन गलती कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी भी होती है, हम भी विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं करते हैं। चीज़ें आजकल काफ़ी डिप में पूछा जाने लगा है। आप लुसेंट जैसी बुक को, ओनली लुसेंट में ये नहीं कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जरूर है। जब आपका बेस तैयार करते हैं तो आप लुसेंट से ही स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद में जब आप डीप स्टडी करते हैं ना, यदि आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री या आर्ट का नहीं रहा है, हिस्ट्री का नहीं रहा है, आर्ट सब्जेक्ट आपका नहीं रहा है, तो आपको लुसेंट से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में आपको डीप स्टडी करनी ही पड़ेगी, तभी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आप इसे नोट करके रख लीजिए और कहीं दीवार पर चिपका दीजिए, क्योंकि ओनली लुसेंट पढ़कर आप अब किसी एग्जाम को क्रॉस करने का सोच रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, जिस तरह से अभी पेपर्स पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अब आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पर ढिलपोल मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे ना,
उसके बाद में या फिर ये जो चल रहा है अभी, जो सिनारियो चल रहा है वर्तमान में, ये जैसे ही बस थोड़ा अब ख़त्म होने वाला है, उसके बाद में वैकेंसीज स्टार्ट हो जाएंगी और आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत कम टाइम देंगे ये लोग, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना चाहिए और डीप स्टडी आप करिए जैसे भी समय निकाल के। यदि आपको अपनी मंजिल को पाना है तो आप बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए, है ना। मैं आपको पहले से ही वार्न कर देती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि यदि टाइम निकल गया तो ये सारी चीज़ें जो अभी आपको चाहे पढ़ने में थोड़ा बहुत इजी लग रहा हो या ऐसे लग रहा हो कि ठीक है कर लेंगे, उस टाइम पे काफ़ी टफ लगने वाली है फिर, है ना। इसलिए अभी से पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इजी लगने वाला है। अब इजी लग रहा तब भी इजी लगेगा, लेकिन यदि अभी ध्यान नहीं दिया, अभी नहीं पढ़ा, तो तब बहुत टफ लगने वाला है। तो कौन कौन से महाकाव्य देखे हमने देखा शिल्पादिकारम, हमने देखा मणिमेखले, और तीसरा था जीवक चिंतामणि। शिल्पादिकारम के रचनाकार इंगालो, मणिमेखले के सितले सित्ताराम और जीवक चिंतामणि के तिरुतक देवर हुए। तो दोस्तों ये संगम जो सभाएं, जो गोष्ठियाँ हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। हमने साथ ही देखा संगम साहित्य के बारे में। अब संगम काल में जो प्रमुख राजवंश हुए थे, कौन कौन से हुए थे? चोल, पांडे और चेर हुए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन राजवंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। ये जो राजवंश थे ये मौर्योत्तर काल के दौरान वाले दक्षिण भारत के राजवंश थे। हमने अभी उत्तर भारत में गुप्तोत्तर काल खत्म कर लिया है। हमें गुप्तोत्तर काल में जो दक्षिण भारत में राजवंश थे, जैसे कि कौन कौन से राजवंश प्रमुख थे? चालुक्य वंश था, पल्लव वंश था, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। हम राष्ट्रकूट वंश वगैरह इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे गुप्तोत्तर काल के दौरान दक्षिण भारत के राजवंश के टॉपिक में। अब तक हमने दक्षिण भारत को डिस्कस नहीं किया था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब हम दक्षिण भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आने वाले जो दक्षिण भारत के राजवंश थे उनके बारे में चर्चा की है आज के लेक्चर में। और अभी चर्चा कंप्लीट नहीं हुई है, सेकंड लेक्चर भी बनेगा जिसमें हम इन राजवंशों को, कौन कौन से चोल, पांडे और चेर राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। और दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों को ये लेक्चर नहीं मिल रहा है उन्हें शेयर कीजिए, प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि जो लोग कोचिंग्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं जा पाते, महंगी महंगी फीसें नहीं दे पाते हैं, उन लोगों को ये सारी चीज़ें मिले और वे भी कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा कर पाए। ये मेरा उद्देश्य है, इस चैनल का उद्देश्य है। सो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। आपके कमेंट्स के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं आप लोग और बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे। थैंक यू सो मच।